Hi Vijapadi, this is your educator Shubham Pathak and today the chapter we are going to do is metals and non-metals. पहली बात तो ये है कि मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ. आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू फॉर गिविंग यू दिस चैप्टर वेरी वेरी लेट. अक्टूबर महीने में मैं आपको ये चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लेकिन टू मेक अप टू कॉम्पनसेट मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको एक साथ दे रही हूँ, इंक्लूडिंग टर्म 1 के इंपॉर्टेंट MCQs भी. सब कुछ इसी चैप्टर में मिल जाएगा. नाउ आई एम ऑल्सो सॉरी कि केमिस्ट्री मैंने इस चैनल पे बहुत लेट पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन जब पढ़ाना शुरू कर दिया था तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे केमिस्ट्री में मज़ा आएगा पढ़ाने में और इंटरेस्टिंग लगेगा. स्पेसिफिकली ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब मैं आपको पढ़ाने के लिए खुद से तैयार कर रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आज हम उतने ही मज़े से ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. एंड आई होप एंड आई विश कि आपको ये चैप्टर मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा और ईजी तरीके से समझ आएगा. और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यहाँ पे मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 10th केमिस्ट्री एंड क्लास 10th SST पढ़ाती हूँ. इसके साथ साथ एक और चीज़ एंड देन आई विल स्टार्ट टीचिंग यू. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सेशन की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है. तो उसमें से जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसे आप एक्सेस कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ बिफोर आई टेल यू व्हाट आर मेटल्स, थोड़ा हम इसके जरा टॉपिक के बारे में सोचते हैं, जरा हेडिंग के बारे में सोचते हैं कि मेटल होता क्या है. चैप्टर का नाम है भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो है आप ऑलरेडी पढ़े बैठे हैं. थोड़ा बहुत आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ऑलरेडी पता है. मेरा पेन कहाँ गया? हाँ, ये रहा. राइट, मैटर हम पढ़े हुए बैठे हैं. हमें पता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास आपका मास होता है उसे आप मैटर बोल देते हो. मतलब एनी स्टफ दैट यू लुक अराउंड इज इन अ वे मैटर. राइट, मैटर को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर या इम्प्योर. प्योर में हम फर्दर डिवीजन करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. राइट, कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए होते हैं, जैसे वाटर H2O, इसमें दो एलिमेंट्स हो गए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अमोनिया. सो कंपाउंड्स वो वाले प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे. राइट, अब इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स को आप सिंपलर और कर सकते हो. मतलब H2O को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग आपको मिल जाएगा. सो दे कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर. बट कुछ ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सारे के सारे एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है. मतलब सारे के सारे एटम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एलिमेंट है, तो आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे आयरन एक एलिमेंट है, तो अगर आप आयरन सॉलिड स्टेट में लोगे तो उसमें सारे एटम्स जो होंगे वो सेम ही होंगे. राइट, सो एलिमेंट्स can't be further divided, compounds can be further divided or you can say further simplified. दूसरी साइड पे इम्प्योर सब्सटेंसेज में होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं. ये भी थोड़ा बहुत आप क्लास 9th में पढ़ के आए हुए हो, क्लास 10th में भी इसके बारे में थोड़ा है, शायद टर्म 2 में है, तो ये बाद में देखते हैं. अभी हम फोकस करते हैं एलिमेंट्स पे. एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. ये अभी तक हम इतना समझ गए. अब एलिमेंट्स होते कितने हैं बच्चा? एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स आर नोन इन द वर्ल्ड. इसमें से कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, कुछ होते हैं मेटलॉइड्स. 93 देयर आर मेटल्स. नॉन मेटल्स अभी तक कितने हम जानते हैं? ऑब्वियसली और डिस्कवरी होगी तो 93 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 93 से कम तो होने से रहे. तो 93 अभी हमारे पास मेटल्स हैं, 18 हमारे पास नॉन मेटल्स हैं दुनिया में, और 7 हमारे पास मेटलॉइड्स हैं. अब आप बोलोगे मैम मेटल्स और नॉन मेटल्स तो फिर भी चलो ठीक है, चैप्टर का नाम है, ये मेटलॉइड्स क्या भला है? बच्चा मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके एलिमेंट्स होते हैं, सब डिविजन ऑफ एलिमेंट्स. यू कैन से मेटलॉइड्स और दोज एलिमेंट्स दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल. कुछ मेटल की प्रॉपर्टी, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, इसलिए आप उन्हें मेटलॉइड्स बोल देते हो. पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमारे पास 7 मेटलॉइड्स हैं. इस चैप्टर के लिए हमें मेटलॉइड्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें देना है मेटल्स पे और नॉन मेटल्स पे. और सबसे ज्यादा ध्यान हमें मेटल्स पे देना है क्योंकि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें भर भर के पढ़नी है. तो हम मेटल समझने से स्टार्ट करते हैं, फिर हम नॉन मेटल्स पे जाएंगे. तो मेटल्स, अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे बोलूं तो मेटल को आप डिफाइन कर दोगे एक ऐसा एलिमेंट, पेन नहीं मिल रहा, एक ऐसा एलिमेंट बच्चा, एक ऐसा एलिमेंट जो
पॉजिटिव आयंस बनाता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, उसे आप मेटल्स बोलते हो। तो सारे मेटल्स में आपको एक क्या दिख गई, सिमिलैरिटी भी दिख गई, दैट ऑल ऑफ देम मेक पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव आयन क्यों बनते हैं? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, एक एटम में सेम होता है ना, सिमिलर नंबर, सेम नंबर होता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मेटल जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज जो है आपका कम हो गया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। पॉजिटिव चार्ज आपके पास ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव आयंस ही तो बनेंगे। तो मेटल्स कैन बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। देयर आर लॉट ऑफ मेटल्स, लाइक आई सेड 93 मेटल्स है हमारे पास। कोई भी एक दो मेटल आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लो। जिंक याद करना है, आयरन याद करना है, कॉपर याद करना है, जो याद करना है कर लो, राइट। पोटेशियम याद करना है, सोडियम याद करना है, ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स। नाउ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हम एसिड बेसिस सॉल्ट में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि अगर आपके पास मतलब केमिकल रिएक्शंस करने का टाइम नहीं है, तो भी आप फिजिकली कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, जिन्हें देख के आप पहचान सकते हो कि आइदर दे आर मेटल और दे आर नॉन मेटल। लेकिन हमेशा तुक्का सही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज का भी सहारा लेना पड़ता है। बट फिर भी कुछ बड़ी कॉमन और विचित्र सी प्रॉपर्टीज हैं जो देख के मेटल को डिस्टिंग्विश कर देती हैं हमारे नॉन मेटल से। पहली ऐसी प्रॉपर्टी है कि मेटालिक लस्टर। सॉलिड स्टेट में क्या होता है ना कि जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दुनिया में जो पाए जाते हैं, इनका सरफेस बड़ा शाइनी होता है, इनमें एक लस्टर होता है, एक शाइन होती है। गोल्ड को ले लो भाई, मेटल है, कितनी शाइन होती है, इतनी शाइन होती है कि ज्वेलरी बनती है उससे। सिल्वर में शाइन होती है, प्लैटिनम में शाइन होती है, इनफैक्ट आयरन भी ले लोगे आप, कॉपर भी ले लोगे, इन सब में शाइन होती है। सो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड फिजिकल, ये देखो मेटालिक लस्टर, कुछ चमकते हुए दिखते होते हैं, काफी चमकते हैं ऑब्वियसली। अब ऊपर कोरोजन वगैरह हो जाए तो नहीं चमकेंगे, बट वैसे मेटल जो होता है आपका, जो कोरोडेड वगैरह नहीं होता है, उसमें शाइन होती है। दूसरा है आपका हार्डनेस। मेटल जो है कंपैरेटिवली हमेशा मोस्टली जो मेटल्स दिखेंगे वो आपको हार्ड दिखेंगे। एल्कलाई मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। एल्कलाई मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, है ना, ये वाले होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ से काट सकते हो। इतना भी सॉफ्ट नहीं कि मतलब पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, बट आप नाइफ से काट सकते हो। बट मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो आप नाइफ से नहीं काट सकते। तीसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। पतली पतली शीट्स में आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो बीट कर करके। आप देखो ना, यूटेंसिल्स बनते हैं वो मेटल्स के बनते हैं, तो वो थिन शीट को बीट कर करके ही तो बनते हैं। आप शीट को बीट कर करके, बेंड करके आप बहुत सारी शेप्स और साइजेस दे सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेलिएबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर दो सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल्स में आते हैं, एंड नो वंडर वो इतने शाइनी होते हैं और इतने मेलेबल होते हैं कि ज्वेलरी बनाने के बड़े काम आते हैं। सो दे आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। बट मोस्टली सारे मेटल्स किसी ना किसी एक्सटेंट तक मेलेबिलिटी होती है। ऑब्वियसली डिफर करेगा, कोई ज्यादा मेलेबल है, कोई कम मेलेबल है, बट मोस्टली होती है। देन देयर इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी है ये जो फोटो में दिखाया हुआ, देखो ये तो मेलेबिलिटी दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चा कि जिसका मतलब है कि आप मेटल्स को पतली पतली वायर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा आप जो है तार बना सकते हो, तो इतना डक्टाइल है वो। और लाइक आई सेड, मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इफ यू वांट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑफ कोर्स मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कुछ अनोमलीज हैं, कुछ एक्सेप्शन है, बट मोस्टली मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं in their solid states. The conduction of the electrical current is due to the flow of the electron present in them, while it depends on the metal taken whether it is good conductor or not, because all the metals do not show same conductivity. ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ मेटल ज्यादा ग्रेट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जब कॉपर की वायर्स बनती हैं, कॉपर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ थोड़े कम होते हैं और कुछ शायद बिल्कुल नहीं होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, बट स्टिल अ फीचर। नेक्स्ट इज योर बच्चा सोनोरिटी। सोनोरिटी का क्या मतलब होता है, स्नोरिंग। स्नोरिंग से याद रखो, स्नोरिंग क्या होता है, खराटे लेना, है ना। तो सोनोरिटी होता है आवाज करना उसी तरीके से।
तो मोस्टली जो हमारे मेटल्स होते हैं जब वो किसी हार्ड सरफेस को हिट करेंगे तो वो आवाज करेंगे, एक साउंड आएगी, एक जैसे स्कूल बेल्स आप देखते हो कि वो मेटल की बनी हुई होती है, कॉपर की बनी हुई होती है या ब्रास की बनी हुई होती है, राइट। क्यों मेटल है, वो सोनोरस है भाई, वो जब उस पर गोंग बजेगा, जब हथौड़े से मारेंगे स्कूल बेल पे तो आवाज आएगी, वही तो बेल की घंटी है। साइकिल पे भी आपकी मेटल की बेल्स बनी हुई होती हैं। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देन देयर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है मेटल की कि वो हीट भी कंडक्ट बहुत अच्छे करते हैं। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शन इन दिस ऑल्सो, जैसे लेड है, मरकरी है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं आपके हीट के, बट मोस्टली मेटल जो हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी बर्तन होता है आपके किचन में तो उसके जो पकड़ने वाली साइड होती है वहां पे अक्सर जो है ना इंसुलेटर्स के हैंडल्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि मेटल तो आपका गर्म हो गया खाना बनाते बनाते, तो फिर उससे तो हम नहीं पकड़ सकते। या बाई चांस किसी बर्तन का जो हैंडल है वो टूट जाता है तो हम हमेशा कपड़ा लेके उसको उठाते हैं और रखते हैं इधर उधर। वाई? because they are very hot, they get very hot and since they are good conductor of heat, right? सिल्वर और कॉपर जो हैं दो सबसे बेस्ट कंडक्टर हैं आपके हीट के। ऑब्वियसली सिल्वर थोड़ा महंगा पड़ता है तो उसकी तारें नहीं बन पाती हैं, कॉपर थोड़ा सस्ता पड़ता है तो तारें बन जाती हैं। नेक्स्ट इज योर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्टली मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं वो हायर साइड पे होते हैं, मोस्टली मैं बोल रही हूँ। सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका एक मेटल होता है टंगस्टन नाम का, उसका होता है, लेकिन एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, जैसे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, इनके बड़े लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। वाई? बिकॉज इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट मेटल्स बट दे आर सम एक्सेप्शंस। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मेटल्स में ये जो फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये होंगे ही होंगे, बट ओवरऑल मेटल्स एज अ कैटेगरी जब आप पढ़ोगे तो आपको सब में ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। बट अभी इन एक्सेप्शन से, अभी हमने जो एक्सेप्शंस पढ़े, हमने एल्कलाई मेटल सॉफ्ट होते हैं, ये सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, आपका लेड और मर्करी जो है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये सारे हमने क्या पढ़े? एक्सेप्शंस ही तो पढ़े। तो इन एक्सेप्शन से क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। जब आप मेटल्स और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे रिकग्नाइज करना चाह रहे हो तो कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। इसीलिए हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज दे गिव यू अ शॉर्ट रिस्पॉन्स कि भाई हाँ केमिकल प्रॉपर्टी है और ये प्रोडक्ट बना है तो भाई पक्का हो गया कि मेटल है कि नॉन मेटल, राइट। थोड़े से और एक्सेप्शन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो मैं एक बार बता देती हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में है तो हमारे टर्म 1 एमसीक्यूज में आ सकता है। ये मरकरी दे रखा है। मरकरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है सॉलिड स्टेट में पाया ही नहीं जाता। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि मेटल सारे हार्ड होते हैं, लेकिन हमारा मरकरी एक्सेप्शन निकल गया। आयोडीन की बात करते हैं बच्चा। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है ही नहीं मेटल, लेकिन आप फोटो देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये बेचारा कितना शाइन कर रहा है ना, लश्चर है इसके अंदर। तो एक नॉन मेटल में भी लश्चर है, तो अभी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखूं तो मैं तो बोलूंगी कि नहीं यार ये तो कोई तो मेटल चीज पड़ी है क्योंकि लश्चर है इसमें, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। दूसरा आपका कार्बन देख लो। कार्बन भी क्या है? आपका एक नॉन मेटल है कि नहीं? कार्बन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, लेकिन कार्बन डिफरेंट एलोट्रॉफ यानी कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है। डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, फुलरीन के फॉर्म में पाया जाता है, सूट के फॉर्म में पाया जाता है। वहाँ सूट तो बेचारा बड़ा सॉफ्ट है, ग्रेनाइट भी चलो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कार्बन नॉन मेटल डायमंड की फॉर्म में जब पाया जाता है तो वो बहुत हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। तो ये भी एक एनॉमली हो गई, है ना। तो क्या मैं डायमंड को मेटल बोल दूंगी? नहीं, डायमंड कार्बन का बना हुआ है जो नॉन मेटल है। एल्कलाई मेटल से बड़ा एक्सेप्शन है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो मेटल्स हैं एल्कलाई वाले, ये नाइफ से कट हो जाते हैं, तो ये भी कोई बहुत हार्ड नहीं होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डिटेल टू बी श्योर, राइट। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा नहीं, पहले मैंने रिएक्टिविटी सीरीज डाली हुई है, अच्छा पहले ये पढ़ा देते हैं। इससे पहले कि मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताना शुरू करूं, हम थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा सा निमोनिक होता है उसका, उससे याद हो जाता है, आप सबको ऑलरेडी पता होगा, मैं भी एक बार बता दूंगी। रिएक्टिविटी क्या होता है बच्चा? रिएक्टिविटी होता है पोटेंसी टू डू अ रिएक्शन। एक रिएक्शन आप कितने एक्सटेंट तक कर सकते हो। अब मेटल के केस में रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मेटल कितना रिएक्टिव है, मतलब उसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की
और केटायन बनाने की, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाने की। डेफिनेशन हमने मेटल में यही पढ़ा ना कि मेटल जो है पॉजिटिव आयन बनाता है भाई, केटायन बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो किस हद तक और कितनी सिंप्लिसिटी से वो ये कर सकता है, कितनी रेडीनेस से वो ये कर सकता है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना रिएक्टिव है। तो अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग एक्टिविटी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं देने वाली हूँ, टॉप वाला जो होगा मेटल यहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, जो बॉटम वाला होगा उसकी लिस्ट में सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब देखो ऐसा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आपकी कहाँ गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है इसमें, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और फिर जैसे जैसे हम गोल्ड की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो रही है। वेयर डज माई पेन गो, आई डोंट अंडरस्टैंड। वाइट स्क्रीन पे पेन ढूंढना इतना मुश्किल है। हाँ, इसको याद करने का तरीका है कि आप ये याद कर ले, ये एक सेंटेंस है कि प्लीज सेंड चार्लीज, मंकीज एंड जीब्राज इन लेड केजेस सिक्योरली गार्डेड। बड़ा इजी सा है, आप इसको हिंदी में समझ के याद कर लोगे, विजुलाइज कर लोगे एक बार तो बहुत इजी रहेगा कि कोई बोल रहा है कि यार चार्ली के मंकीज और जेब्राज को भेज दो लेड केजेस में बंद करके, अच्छे से गार्ड करके, यही बोल रहे हैं ना। तो प्लीज सेंड चार्लीज, मंकीज एंड जीब्राज इन लेड केजेस सिक्योरली गार्डेड। पी का मतलब है पोटेशियम, एस का मतलब सेंड का मतलब सोडियम हो गया, चार्लीज का मतलब हो गया कैल्शियम, मंकीज का मतलब हो गया मैग्नीशियम, एंड का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, जेड का मतलब हो गया जिंक, आईएन का मतलब हो गया आयरन, लेड का मतलब हो गया लेड, अरे ये तो बड़ा सही हो गया, केजेस का मतलब हो गया कॉपर, सिक्योरली का मतलब हो गया सिल्वर और गार्डेड का मतलब हो गया गोल्ड। कूल, इस तरीके से हम याद करते हैं। नाउ लेट्स कम, नाउ दैट वी नो कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारे मेटल्स की, नाउ वी कैन एक्चुअली बी कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। 4-5 हैं हमारे सिलेबस में। एक है मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक है मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शन होती है, एक है मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मैं खुद भूल रही हूँ, एक है मेटल बाकी मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और लास्ट वाला है कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। बस यही है, ये मेन कंपोनेंट है हमारे चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटल विद ऑक्सीजन। इसे आप अलग तरीके से भी बोल सकते हो इस रिएक्शन को कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड के नाम से भी ये रिएक्शन जानी जाती हैं, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो कीप मेटल इन ओपन एयर। तो ओपन एयर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन पूछ रहे हैं आपकी, तो ये 2-3 तरीके से कंफ्यूज करके आ सकता है। तो जब भी एक मेटल बच्चा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, आगे दिया हुआ है नहीं, यही बता देती हूँ। चलो कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं और एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, राइट। पहले कॉपर लेते हैं, क्या बनाएगा? ऊपर अभी रिएक्शन हमने देखी, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड इज CuO। अभी ये तो स्केलेटन आपकी रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जब कॉपर 2 हो गया है तो यहाँ पे आपको 2 कॉपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से बैलेंस भी कर लिए। एल्यूमिनियम का भी सिमिलर ही रिएक्शन है, हम एल्यूमिनियम का भी पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि Al2O3। जल्दी से बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम दिख रहा है, यहाँ पे 2 लगा दो। अभी मैं बताती हूँ कि 2 क्यों नहीं लगाना है, बट अभी 2 लगा दो। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया है? यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है 6, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया 4, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4। जिन बच्चों के सर के ऊपर से गया कि मैंने ये बैलेंसिंग कैसे की, आप एक बार केमिकल रिएक्शंस मेरा देख लो, और उसमें मैंने बैलेंसिंग करनी सिखाई हुई है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये तो हो गए नॉर्मली हम जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। याद करो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें हमने रिएक्शन करवाए थे ना एसिड के मेटल ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट बनता था और पानी बनता था। क्यों भाई? एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट क्यों बनाएगा? मतलब कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, पानी बन रहा है और सॉल्ट बन रहा है।
राइट। तो मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो है आपके बेसिक होते हैं, लेकिन कई ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, वो बेसिक भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं बच्चा, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो मैं बता देती हूँ। वो यही वाला था जो अभी हमने पीछे बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला। क्या है रिएक्शन? Al2O3। अभी मैं क्या कह रही हूँ कि एसिड के साथ रिएक्ट भी करके वो सॉल्ट बनाएंगे और बेस के साथ भी। तो चलो एक एसिड ले लिया हमने HCl, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक हमने बेस ले लिया NaOH, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बनाएंगे? ऊपर भी वो बनाएंगे सॉल्ट और इधर भी बनाएंगे वो सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट अलग अलग होंगे ऑफ कोर्स। तो यहां पे सॉल्ट बनेगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस पानी तो बनेगा ही बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहां पे बनेगा सोडियम, क्योंकि NaOH है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2, और पानी तो बनेगा ही बनेगा। लिखने की जगह मुझे नहीं दिख रही है, मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे नाम लिख दूं, एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 6 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। बड़ी जल्दी जल्दी बैलेंस करना हम लोगों को आ जाता है, आपको आ जाएगा जब आप 11th 12th में केमिस्ट्री इतनी पढ़ लेंगे तो, अगर ली तो। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो मेटल ऑक्साइड हैं जो दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं, एसिड और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इन्हें आप बोलते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वर्ड याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, या रिएक्शन पूछ सकते हैं कि Al2O3 इज अ टाइप ऑफ विच ऑक्साइड, एसिड, बेसिड और एम्फोटेरिक, ये याद रखिएगा। फिर जो मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, रेजिड्यू की तरह रह जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुछ अगेन एक्सेप्शन हमेशा होते हैं केमिस्ट्री में, तो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और एल्कली बना लेते हैं। अभी एल्कली क्या होते हैं? अगेन एसिड बेसिस सॉल्ट में हमने पढ़ा था कि जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं बच्चा, आप उन्हें एल्कली बोलते हो। अभी मैंने बोला कि मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस टाइप बिहेव करते हैं, और वो पानी में घुल भी जा रहे हैं, थोड़े से ही, लेकिन सम ऑफ देम, बट पानी में घुल भी जा रहे हैं। तो वो क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली एल्कलाई बनाएंगे ना। सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है आपका सोडियम ऑक्साइड और एक है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। ये जो है पानी में मिलके बनाते हैं एल्कली। तो यहां बनेगा NaOH, यहां बनेगा KOH। स्केल्टन केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इस केमिकल प्रॉपर्टी में इतना ही है जो एनसीईआरटी में है और जो हमें याद करना है। इससे ज्यादा एग्जांपल्स हैं ही नहीं आपके एनसीईआरटी में, और इससे ज्यादा मटेरियल भी नहीं है आपका एनसीईआरटी में। तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक ले रहे हैं और उसमें बाकी रिएक्शंस है, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स। नाउ लेट्स गो टू सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओहो, ये भी था, ये मैं खुद ही भूल गई। रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स विद ऑक्सीजन। लाइक आई सेड कि सारे के सारे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक तरीके से तो नहीं रिएक्ट कर सकते। डेफिनेटली कुछ अच्छे से करेंगे, मेरा पेन फिर गायब हो गया। डेफिनेटली कुछ अच्छे से करेंगे, कुछ अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, हमने ऑर्डर पढ़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का ऑर्डर होता है ये आयरन है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे AU भी आएगा, ब्लैक है वहां पे तो मैं लिख नहीं रही हूँ। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप इसमें देखो कि सोडियम जो है वो इधर आ रहा है, पोटेशियम भी यहीं आता है, सेकंड नंबर पे आएगा। तो सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि हम ना इन्हें खुले में रख ही नहीं सकते, वरना ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेंगे और फायर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की रिएक्शन है, मतलब कितना आप सोडियम आप बाहर रख रहे हो। तो फायर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब भी केमिस्ट्री लैब में सोडियम और पोटेशियम को प्रिजर्व किया जाता है तो हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ऑयल में डिप करके रखोगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उसका जो कांटेक्ट है वो कट हो जाएगा और फिर फायर कैच नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्योंकि थोड़े से रिएक्टिव तो हैं ही वो, तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं कि अपना ऑक्साइड बना के रखते हैं।
मतलब कि रूम टेम्परेचर पे अगर आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दिख रहा है तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उनके ऊपर जो है उनका मेटल ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी हुई है। याद करो अगेन एसिड बेसिस सॉइल चैप्टर में या केमिकल रिएक्शन में कहीं तो मैंने ये पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है आप सैंड पेपर से रब करके यूज करते हो। मोस्टली केमिस्ट्री लैब में ऐसा होता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है मेटल ऑक्साइड की। तो और ये मेटल ऑक्साइड की लेयर कोई बहुत बुरी नहीं होती है, ये एक्चुअली मेटल ऑक्साइड की लेयर प्रिजर्व करती है कि फिर जो नीचे वाला मेटल बचा हुआ है, देखो बना देते हैं, जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम है, ऊपर आपका मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई, ये जो बीच में था ये बच गया ना, ये फिर फर्दर मेटल ऑक्साइड नहीं बना सकता। तो इट इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। एक और चीज है आयरन के बारे में। अब आयरन जो है अगर सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो बर्न नहीं करता है, मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। लेकिन अगर फिलिंग्स हैं आयरन की तो वो बर्न कर सकती हैं, दैट फिलिंग कैन डेफिनेटली बर्न। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी जो है अपने कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर से हमेशा चढ़ा हुआ होता है। तो अगर आप कॉपर देखोगे तो हाई चांसेस हैं कि अगर खुले में पड़ा हुआ है तो काले रंग का ऊपर एक लेयर होगी, दैट इज कॉपर ऑक्साइड की लेयर, इट इज ब्लैक इन कलर। सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, हाई टेम्परेचर दे दो तो भी रिएक्ट नहीं करते हैं। सो रिएक्टिविटी भी डिफर कर रही है यहाँ पे मेटल टू मेटल, राइट। अब पक्का इसमें इतना ही है। और एक ये वाला टॉपिक है, ये आपके डू यू नो में है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है तो ये हम पढ़ा देते हैं। एल्यूमिनियम वाला अभी मैंने पढ़ाया, वो आपको याद है? 1 सेकेंड। इसकी स्पेलिंग गलत नहीं करनी है, एनोडाइजिंग है। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे आई लगा देते हैं, आई नहीं लगाना है, मैं खुद लगाती थी, तो यहाँ पे आई नहीं लगाना है। द स्पेलिंग इज एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग क्या होता है बच्चा? एनोडाइजिंग होता है कि अभी हमने एक एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ हमेशा इसके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम के बर्तन बनने हैं या कोई भी कंटेनर्स बनने हैं तो फर्दर मेटल जो है ऑक्साइड ना बनाए और ख़राब ना हो। उससे अच्छा है कि ऊपर हमारी जो लेयर बनी है मेटल ऑक्साइड की उसे हम और थिक कर दें। इस प्रोसेस को आप बोलते हो एनोडाइजिंग। तो हम क्या करते हैं कि क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लेते हैं और उसे एनोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइज करते हैं विद डाइल्यूट HCl। अब इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करती है, और ये ऑक्सीजन जो है, जो आपका एल्यूमिनियम था जो एनोड बना हुआ था, उससे रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है। तो इस प्रोसेस से हम ऊपर वाली ऑक्साइड लेयर को और मोटा कर देते हैं ताकि फर्दर मेटल का जो है ऑक्साइड ना बने। और ये जो मेटल ऑक्साइड की लेयर हम बना रहे हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस से, इसको हम बाद में फिनिश भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, कुछ अट्रैक्टिव टच भी दे सकते हैं ताकि बर्तन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, शाइनी लगे। सिर्फ बर्तन ही नहीं, जो भी एल्यूमिनियम का आर्टिकल है उसके लिए ये होता है। नाउ वी हैव रिएक्शन ऑफ द मेटल विद वाटर। अब मोस्टली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला कि मोस्टली मेटल ऑक्साइड इनसॉल्यूबल भी होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं। So mostly they form just metal oxide and hydrogen gas, but if the metal oxide formed is soluble in water, then it forms further और dissolve हो जाता है और metal hydroxide बना लेता है, right? चलो दोनों की हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं यहाँ पे। पहले मैं रिएक्टिविटी बता देती हूँ बच्चा। रिएक्टिविटी बताने में मैं एक दो चीजें भूल जाऊं तो आप देख लेना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा रिएक्टिव दिख रहा है? पोटेशियम दिख रहा है, फिर सोडियम दिख रहा है, फिर कैल्शियम दिख रहा है, राइट। सिंपल सी रिएक्शन होती है आपकी। पहले पोटेशियम और सोडियम की कर देते हैं। किसके साथ करनी है? वाटर के साथ करनी है। बैलेंस हम बाद में करेंगे। क्या बनाएगा? KOH बनाएगा और NaOH बनाएगा। और अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा कि KO और NaOH दोनों क्या होते हैं आपके, क्यों बना रहे हैं KOH और NOH? क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड जो भी बना था आपका Na2O और K2O, वो फर्दर डिसॉल्व हो गया और उसने KOH और NaOH बना लिया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया, है ना। प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी और बहुत सारी निकलेगी हीट।
बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे H2, यहाँ पे एक और H2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाओगे तो 4 H2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा दोगे, यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ पे राइट साइड में आपके पास 2 पोटेशियम थे तो यहाँ पे भी 2 लगा दोगे, ये हो गई बैलेंस। सिमिलरली ये भी बैलेंस होगी 2 2 एंड 2। दिस इज फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम में एक बड़ी अच्छा हाँ, सोडियम और पोटेशियम में एक और चीज दी हुई है एनसीईआरटी में। पेन का कलर चेंज कर लूं मैं। ये जो बनता है ना, ये आपका ये जो हीट इवॉल्व होती है ना बच्चा, ये इस रिएक्शन को बनाती है एक्सोथर्मिक। फायर लगने के भी चांसेस होते हैं, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफी हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, तो ये ध्यान से करनी चाहिए सोडियम और पोटेशियम वाली रिएक्शन वाटर के साथ। नाउ नेक्स्ट इज योर कैल्शियम। कैल्शियम के केस में क्या होता है कि कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और H2 गैस इवॉल्व हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होती क्योंकि कम रिएक्टिव है। सोडियम पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव से, ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है ये। इस केस में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये जाके आपकी जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती जाती है वैसे वैसे जो कैल्शियम होता है उस पर जाके ये स्टिक होनी शुरू हो जाती है। तो इस रिएक्शन का बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि इस रिएक्शन में जो कैल्शियम है ये फ्लोट कर रहा होता है वाटर पे। दिस इज ऑल बिकॉज कि ये जो हाइड्रोजन गैस है जब कैल्शियम पे स्टिक करती है तो उसे बायोन्सी देती है, एक फ्लोट करने की कैपेबिलिटी देती है। सो दिस वॉज विद कैल्शियम। नाउ नेक्स्ट इज विद एल्यूमिनियम एंड आयरन। नाम लिख देते हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। आप देखो कि एल्यूमिनियम ने भी वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। अब आप बोलोगे मैम पहले तो हमने सोडियम और उसके केस में पढ़ा कि हाइड्रोक्साइड बनाया। दैट वाज ओनली बिकॉज कि उनका जो ऑक्साइड बनता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, मोस्टली नहीं होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का है आई थिंक, हाँ बैलेंस है, हाँ अच्छे से बैलेंस है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम और आयरन के साथ ये हो गया। यही रिएक्शंस पढ़नी है बच्चा, फिर से बता रही हूँ। सोडियम पढ़ना है, पोटेशियम पढ़ना है, कैल्शियम पढ़ना है, एल्यूमिनियम पढ़ना है, आयरन पढ़ना है। कैल्शियम का बबल्स वाला पॉइंट याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम का एक्सोथर्मिक वाला पॉइंट याद रखना है, और ये पॉइंट याद रखना है कि वो हाइड्रोक्साइड क्यों बनाते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाते, बस। और नहीं पढ़ना है। डोंट बर्डन योरसेल्फ विद एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। देन वी हैव रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द एसिड। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। अभी इसमें हमारे सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है। वी हैव इन आवर सिलेबस विद डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। डाइल्यूट HCl है और उसमें भी सिर्फ एक रिएक्शन है सिलेबस में, और डाइल्यूट HNO3 है, उसके साथ भी सिर्फ एक रिएक्शन है। डाइल्यूट HCl के साथ जिंक की रिएक्शन है। जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, यानी कि आपका जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जो बबल अप कर जाएगी। अब मेटल्स जो है मोस्टली HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इवन इन द डाइल्यूट फेज वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन गैस बनती है, नॉर्मली क्या हो रहा है कि एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ आप रिएक्ट करोगे मेटल को तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, है कि नहीं। अभी तक हमने ये पढ़ा। पेन। लेकिन HNO3 के केस में ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये प्रोड्यूस ही नहीं होती, ये एक्चुअली प्रोड्यूस होती है, बट इसका फर्दर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ HNO3। तो दिस HNO3 ऑक्सीडाइजेस H2 टू फॉर्म वाटर, और खुद को क्या कर लेता है, ये रिड्यूस कर लेता है टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसीलिए मोस्ट मेटल्स डोंट रिएक्ट विद योर HNO3, बट अगेन एक्सेप्शन यहां पे भी है। एक्सेप्शन कहां लिखें, रुको, एक्सेप्शन यहां लिख देते हैं। एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीज की रिएक्शन लिख देती हूँ, मैग्नीशियम की भी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। ये है आपका मैग्नीज प्लस HNO3, it will form a salt, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस।
राइटिंग बहुत गंदी आ रही है. दिस इज एन एनॉमली, मैग्नीशियम और मैंगनीज. नेक्स्ट इन योर सिलेबस इज एक्वा रेजिया. अगेन एक डू यू नो में प्रेजेंट है. इसे रॉयल वाटर भी बोला जाता है लैटिन में. ये क्या होता है, एक फ्रेश मिक्सचर होता है, पुराना पड़ा हुआ नहीं. एक्वा रेजिया हमेशा एक फ्रेश मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क होता है, पानी का फर्क होता है. तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड का जब वो 3:1 के रेशियो में, यानी कि 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट HNO3 अगर है तो उसे आप एक्वा रेजिया बोलते हो. कभी कभी आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को कि वो ज्वेलरी जो है साफ करने को देके आते हैं. गोल्ड की ज्वेलरी कम देके आते हैं. सिल्वर की ज्वेलरी जो है मोस्टली डैम्प इलाकों में जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहां पे विमेन जो है सिल्वर की ज्वेलरी उनकी काली पड़ने लगती है. तो वो कभी कभी ज्वेलर्स को बोलती है कि इसे थोड़ा साफ कर दीजिए. कैसे होती है वो साफ, वो इस कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर की वजह से होती है. ये मिक्सचर इतना पोटेंट होता है, इतना एसिडिक होता है कि ये गोल्ड या सिल्वर को भी जो है डिसॉल्व कर सकता है. फ्यूमिंग होता है, हाईली कोरोसिव होता है. तो इट हैज़ द एबिलिटी टू इवन डिजॉल्व प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग यू से. तो एक्वा रेजिया में एक बार डिप करके निकाला जाता है मेटल को, तो ऊपर का जो भी उस पर काला काला जो भी लगा हुआ होता है, जो भी रिएक्शन हुई होती है मेटल की, वो जो है ये वो कर देता है, साफ कर देता है. ठीक है, तो हमारी जो ज्वेलरी है वो थोड़ी साफ हो जाती है. लेकिन ज्वेलरी तो साफ हो जाती है, लेकिन ज्वेलरी थोड़ी सी सही लेकिन हल्की भी हो जाती है, क्योंकि एक्वा रेजिया में वो ऊपर वाला मेटल डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सफाई ज्वेलरी की कराओगे तो ज्वेलरी शायद ब्रेक भी हो जाएगी, बिकॉज उसका थोड़े बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे ना, वो डिसॉल्व हो रहा है उससे. दिस इज एक्वा रेजिया. Now the third reaction in our syllabus is reaction of the metal with the solution of other metal salt. बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है मेटल्स का अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ. एक डिस्प्लेसमेंट तरीके का रिएक्शन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मेटल ए. अब देखो ये रिएक्शन यहाँ पे जो दी है इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर मेटल ए जिस भी मेटल का सॉल्ट है उससे ज्यादा रिएक्टिव है. इन दिस केस इफ मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, तो क्या करेगा, मेटल बी उसको डिस्प्लेस कर देगा. सो इट विल बी समवेयर लाइक कॉपर AgNO3 के साथ रिएक्ट करके, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, राइट, प्लस Ag. तो ये मेटल निकल गया आपका, मेटल बी जो है यहां से निकल गया और मेटल ए ने मेटल बी को नाइट्रेट ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर दिया. अभी ये बैलेंस है कि नहीं एक बार मुझे देखने दो. यस, बैलेंस्ड है. कूल. अब हम आते हैं अपने नॉन मेटल्स पे. मेटल्स में हमने इतना ही पढ़ना है. हाँ, एक टॉपिक रह रहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाला. पहले हम नॉन मेटल्स पढ़ लेंगे तो फिर हम वो करते हैं. जैसे कि हमने मेटल्स की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट दे ऑलवेज फॉर्म केटायंस, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. उसका जस्ट ऑपोजिट आपकी नॉन मेटल्स की डेफिनेशन होती है दैट नॉन मेटल्स कैन बी डिफाइंड एज एलिमेंट्स, एज प्योर सब्सटेंसेस जो हमेशा नेगेटिव आयंस बनाते हैं, यानी कि एनायंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. फंडा इसका भी सेम है. जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे अपने लास्ट शेल में तो फिर क्या होगा कि आपके प्रोटॉन्स और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो इक्वल रहता है आपके एटम में. लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो यानी कि आपके एटम में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, तो फिर आप क्या बना लोगे, नेगेटिव आयन बना लोगे. सो नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे फॉर्म नेगेटिव आयंस. फॉर एग्जांपल कार्बन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, कोई भी 4-5 नाम आप याद कर लो. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की एग्जैक्टली ऑपोजिट होती हैं आपकी मेटल्स के मुकाबले. जस्ट लेट मी चेंज द पेन कलर. यार मैं अगली बार स्लाइड बनाऊंगी ना सारी सेम कलर की बनाऊंगी. पेन कलर चेंज करना पड़ता है बार 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 बार. पेन, हाँ. लश्यर की बात करें तो शाइन जो है वो नहीं होती है. इनका सरफेस जो है हमेशा डल देखने को मिल रहा होता है. दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ अ शाइनी सरफेस. पर हमने अभी पढ़ा था आपका मेटल्स के केस में आयोडीन वाला एग्जांपल. आयोडीन इज अ नॉन मेटल पर कितना शाइनी था. सिमिलरली कार्बन के काफ़ी एलेक्ट्रॉप्स होते हैं. उसमें से जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, उसमें कितनी शाइन होती है. चलो ग्रेफाइट में थोड़ी कम होती है लेकिन डायमंड में तो कितनी शाइन होती है ना.
तो डायमंड तो माना ही डायमंड इसलिए जाता है क्योंकि उसमें इतनी शाइन है. सो देयर आर एनॉमलीज बट मोस्टली ऑल नॉन मेटल्स डोंट हैव लस्टर. हार्डनेस नहीं होती है. मेटल्स काफी हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स जो है सॉफ्ट होते हैं. अगेन डायमंड इज एन एक्सेप्शन. डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड. Malleability that can they be beaten into thin sheets? No, they cannot be beaten into thin sheets. आप बीट करने जाओगे वो टूट के गिर जाएंगे. ठीक है. So they don't have this property of malleability. Similarly, they don't have the possibility of being ductile. आप उनको thin wires में draw नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट एनर्जी का भी मैं बोलूँ तो मोस्ट नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं. लेकिन अगेन इसमें भी हमारे पास एक एनॉमली है, एक्सेप्शन है, जो कि है आपका ग्रेफाइट. कार्बन से बना होता है. कार्बन इज अ नॉन मेटल लेकिन बहुत अच्छी हीट कंडक्ट करता है और बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इनफैक्ट कितने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में यूज होता है आपका ग्रेफाइट. सो इट्स एन एक्सेप्शन. नाउ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नॉन मेटल्स का मेटल्स के मुकाबले काफ़ी कम होता है. बट इसमें भी हमारे पास सिलिकॉन और कार्बन ये सब क्या है but in case like carbon and silicon are solid in nature and this have higher melting point than others comparatively. Again carbon जो है mostly solid form में देखने को मिलता है. hard allotrope भी इसके होते हैं तो इनका melting point और boiling point थोड़ा high हो सकता है. mostly non metals का कम होता है. brittleness अभी क्योंकि ये हार्ड नहीं है तो ये ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल क्या होता है? अ टेंडेंसी कि जब आप इन पे हथौड़ा मारोगे या फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पीसेस में ब्रेक कर जाएंगे. नॉन मेटल्स अक्सर नहीं करते हैं. दे आर वेरी वेरी हार्ड. दे कीप देयर एटम्स इंटैक्ट. बट मेटल्स कीप देयर एटम्स इंटैक्ट. बट नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होते हैं नेचर में. Sulfur shows brittle behavior when hammered and breaks into pieces. This is just an example. But again, it will depend which non-metal we are talking about. ये सारे के सारी जो हमने इनके फीचर्स पढ़े, कितना लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, कितना ब्रिटल होंगे, दिस विल डिपेंड अपॉन विच नॉन मेटल वी आर टॉकिंग अबाउट. इसीलिए क्योंकि इनमें भी बहुत एक्सेप्शन देखने को मिले, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है. लेकिन नॉन मेटल्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि अनायन बनाते हैं. इसलिए नॉन मेटल जो है अक्सर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन गैस के साथ नहीं रिएक्ट करते. तो हम बच गए. हमारे सिलेबस में इनकी रिएक्शन ही नहीं है क्योंकि नॉन मेटल्स आर एनायन, दे फॉर्म एनायंस. बट इनकी रिएक्शन हमें एसिड के साथ एक रिएक्शन है जो हमें करनी है, और इनकी रिएक्शन मेटल्स के साथ हमें करनी है. पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात कर लेते हैं. उनके केस में हमने कैसा एसिड लिया था? मेटल्स के केस में हमने डाइल्यूट एसिड लिया था. नॉन मेटल्स के केस में आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हो. व्हेन पर्टिकुलर नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दे फॉर्म सॉल्ट और दे कैन फॉर्म ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल हियर यू आर टेकिंग सल्फर और इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में. आप क्या ले रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड. वो क्या बना रहा है? SO2. SO2 का मतलब सल्फर ऑक्साइड, राइट, और वाटर. These are just one of the exception cases. Again, it will depend upon how concentrated the acid is. Most likely जरूरी नहीं है कि हर केस में वो जो है reactions दिखाएंगे. तो metals and metals form metallic bonds बचा. Metals and non-metals form ionic bond. एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. जब आप ये बॉन्ड्स डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेटल्स और मेटालिक और कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं. हमारे सिलेबस के लिए, इस चैप्टर के लिए आयनिक बॉन्ड्स मैं आपको बता देती हूँ. आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा जो एलिमेंट है वो गेन कर रहा है. देन देयर इज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन गोइंग ऑन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. तो रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड. क्यों? उसका जो राज है वो इस टेबल में छुपा हुआ है. इस टेबल को ध्यान से देखो, मेटल पे फोकस करो. आप देखोगे कि मोस्टली मेटल्स के केस में लास्ट शेल में सोडियम, देखो एक सेकेंड पेन का कलर चेंज करूँ. हाँ, सोडियम के केस में आपका लास्ट शेल में, एम शेल में क्या है? वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. मैग्नीशियम के केस में 2 है.
राइट। एल्यूमिनियम के केस में 3 है, पोटेशियम के केस में 1 है, कैल्शियम के केस में 3 है, तो कम है ना इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्टली मेटल्स के लास्ट वैलेंस शेल में जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 ही होते हैं। जब 1, 2, 3 है और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, राइट, नेचर में हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो मेटल्स को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, ऑर्डर चाहिए, अपने लास्ट वैलेंस शेल को फिल्ड रखना है, तो इनके लिए क्या ज्यादा ईजी है? इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा ईजी है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा ईजी है? ऑब्वियसली लूज करना ज्यादा ईजी है, क्योंकि है ही इलेक्ट्रॉन कम, तो लूज कर दो ना यार, जल्दी आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। उसी ऑन द अदर हैंड जब आप नॉन मेटल्स को देखोगे तो उनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका नंबर हाई रहता है। यहाँ नाइट्रोजन के केस में 5 है, ऑक्सीजन के केस में 6 है, फ्लोरीन के केस में तो 7 है, क्लोरीन के केस में भी 7 है, फोस्फोरस के केस में 5 है, सल्फर के केस में 6 है। तो इतना हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली इफ यू आर अ नॉन मेटल, व्हाट यू हैव डन? आप इलेक्ट्रॉन लूज करने पे जाते कि आप इलेक्ट्रॉन गेन करते? ऑब्वियसली गेन करते। दैट बिकम्स अ मोर लाइकली सिचुएशन फॉर यू एज अ नॉन मेटल, राइट? सो नॉन मेटल्स टेंड टू फॉर्म एनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। इसकी ये लास्ट वैलेंस शेल की वजह से जो है यहाँ पे ये टेंडेंसी देखने को मिलती है। अब आयनिक बॉन्ड कब होता है? जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और उनके साथ वाला नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यानी कि मेटल्स जो है केटायंस बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, और नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बना लेता है। तो उस केटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हो। बेसिकली आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड which is formed between a metal and a non-metal by complete transfer of the electron. For example, NaCl, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बाई राम सीता की जोड़ी बन गई वहां पे और NaCl बन गया। ओके, 1 सेकेंड, फिर से पेन का कलर चेंज करेंगे कि यहाँ पे स्लाइड ब्लैक है, लो यहाँ पे स्लाइड वाइट है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एग्जाम्पल्स गिवन हेड आर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। हमारे पास आयनिक बॉन्ड के 2 एग्जाम्पल्स हैं, बट आप अपने एग्जाम्पल्स भी लर्न कर सकते हो। दे आर वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड इट इफ यू नो देयर एटॉमिक नंबर एंड इफ यू नो कि लास्ट वैलेंस शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन फॉर्म योर ओन एग्जाम्पल्स। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है वो मैं बता देती हूँ। ये एग्जाम्पल्स हैं सोडियम का और क्लोराइड का, राइट? ये वाला एग्जाम्पल है। यहां पे आप देखोगे कि सोडियम का हमने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि 281 KLm। अब इसके लिए इजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन का अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि 287। लास्ट वाले शेल में कितने हैं? 7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और इसे जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये दोनों क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, राइट? ये जो है अपना ये लूज करके इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को और ये बना लेगा Na पॉजिटिव, और यहाँ क्लोरीन बना लेगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आया वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा बच्चा, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी कितना रहेगा? आपका 11 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 10, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा था, इसलिए इसने बनाया आपका केटायन। सिमिलरली राइट ऑपोजिट, क्लोरीन के केस में जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्रोटॉन का नंबर अभी भी कितना रहेगा? 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 18, राइट? तो इसलिए नेगेटिव चार्ज एक आ जाता है। ये तो हो गया आपका किसका केस? सोडियम क्लोराइड का। काफी प्यारा बॉन्ड होता है ये। अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की तरफ, मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम KLm, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के केस में कितना था? 287। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? अब मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है देने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, लेकिन क्लोरीन को चाहिए 1 ही यार, क्लोरीन को और जरूरत ही नहीं है। तो वो 1 जो है अपना इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को दे देगा। इसीलिए मैग्नीशियम क्या बनाता है? MgCl2, है ना? This is your answer for it. So this is how ionic bonds are
formed these ionic bonds, जो ये ionic bonds बनते हैं बच्चा, MgCl2, CaO, CaCl2, LiCl, NaCl, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये के का मतलब केल्विन है, डोंट गेट कंफ्यूज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड इतना अच्छे से बना है, परफेक्ट बॉन्ड बन गया है ना। एक इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे थे। तो दिस आर वेरी परफेक्ट बॉन्ड्स एंड इनको तोड़ने के लिए भी हाई एनर्जी चाहिए होती है। इनका फिजिकल नेचर भी होता है, काफी सॉलिड होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है, बाकी चैप्टर जो है टर्म 1 से कटा हुआ है। लेट्स जस्ट डू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनका नेचर क्या होता है? सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि इनके में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव केटायन एंड आयन, काफी अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। ब्रिटल नेचर भी होता है, आप हैमर मारोगे तो वो ब्रेक हो सकता है बॉन्ड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द केटायन एंड द आयन। ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उस बॉन्ड को तोड़ने में नॉर्मल से। सॉल्युबिलिटी जो है, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्वेंट में आपके जो हैं इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्वेंट यानी कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल जो हो गया, ऐसी सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। ऑब्वियसली पानी में जाते हैं तो केटायंस और अनायंस फिर से बना लेते हैं, सॉलिड स्टेट इनका डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए ये वो भी बहुत अच्छी करते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन जो आपके कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी अच्छी, वो इसी वजह से करते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट है। ओहो हाँ, सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में शायद सॉल्ट, आप सॉलिड कॉमन सॉल्ट लोगे, NaCl लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो ब्राइन वाटर है यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन विद सॉल्ट विद वाटर, ब्राइन सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, वो अपने आयंस में डिस्पर्स हो जाते हैं, केटायंस और अनायंस में, और केटायंस और अनायंस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। In molten state of ionic compound leads to the conduction of the electricity as there is less force of attraction between the cation and anion and thus moves to separate electrode to conduct electricity. Easy peasy lemon squeezy. So this was all that you had to learn in the chapter. Now let me just quickly give you most important MCQs that I could figure out. Of course you must know more MCQs. अगर और कोई MCQs हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, don't forget to ask those MCQs in the comment box. अगर लिख पा रहे हो उनको तो ज़रूर लिख देना. Somebody or the other would definitely solve your doubt. Also I will try to personally solve your doubt for a while, so don't forget to write in the comment section. इन क्वेश्चंस को करते हैं। What is not true in case of sodium metal in the following? सोडियम के केस में इसमें से कौन सी बात सच्ची नहीं है? उन्हें पानी में रखना पड़ता है? नहीं यार, पानी में कैसे रखोगे? They can be easily cut with knife, ये तो बिल्कुल सही है। वो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव मेटल तो होते ही हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाई पे आते हैं, वो काफ़ी रिएक्टिव हैं। दे रिएक्ट विद मॉइस्चर इन द एयर, हाँ कर सकते हैं भाई। उन्हें केरोसिन में रखना पड़ता है? बिल्कुल। उन्हें पानी में रखते हो? नहीं, आग लग जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये है आपका यहाँ पे आंसर। एलिमेंट्स दैट कैन डिनोट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं? मेटलॉइड तो देखो कभी कभी आयंस केटायन भी बनाता है, कभी कभी एनायन भी बनाता है, तो मेटलॉइड आंसर नहीं लिख सकते हम यहाँ पे लिखेंगे मेटल्स। मेटल्स ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना। तीसरा, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं जनरली हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड दिस मटेरियल जनरली यूजेस, प्लास्टिक की होती है ना कोटिंग ऊपर, कॉपर की वायर भी देखोगे तो ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, दैट इज PVC. Then dullness is a property which is not shown by. dullness एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कौन शो नहीं करता है? कौन शो नहीं करता है पूछा है बच्चा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। dullness is a property which is not shown by metal. 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। ओके अच्छा, ये PVC की मैं फुल फॉर्म बताना भूल गई, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बाई चांस अगर पेपर में वो आ जाए तो पता होना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, बहुत कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्यों होता है, पर होता है बच्चों को कंफ्यूजन कि थिन शीट्स वाला क्या है और वायर वाला क्या है। थिन शीट्स वाला है मेलिएबिलिटी। ओके, डैश इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड थर्मल कंडक्टिविटी। किसको यूज करोगे आप? एल्यूमिनियम को यूज करोगे। एल्यूमिनियम के बर्तन आपने देखे भी होंगे, एल्यूमिनियम। डैश इज द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ओहो, डी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। द आंसर इज एक्चुअली AG। एक्चुअली लेड हो गया आपका, है ना, लेड हो गया,
कहाँ, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये वाले जो मेटल हैं वो पानी के साथ इतने अनरिएक्टिव होते हैं कि चाहे ठंडा पानी ले लो चाहे गर्म पानी ले लो, ये रिएक्ट नहीं करते. So this was the answer. I hope you enjoyed the lecture, and I am again really sorry to give you this late, but please don't forget to download the PDF in the description box. And if there is anything else you need from my end in chemistry, please let me know. And please channel को follow कर लीजिए. यहाँ पे आपके latest CBSE updates, tips and tricks, notes कैसे बनाना है, fun videos, बहुत कुछ आता रहता है. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.